बच्चों, मैं दीपक शर्मा आपके अपने YouTube चैनल दीपक साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। और बच्चों, कैसे हो? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। ठीक है बच्चों, आज हम हमारी इस क्लास में एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। और वो बच्चों कौन सा टॉपिक है? नील्स बोर का परमाणु मॉडल की कमियां। आज हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। और बच्चों, इसके अलावा दूसरा टॉपिक होगा हमारा कि जो द्रव्य तरंग है, द्रव्य तरंग से या द्रव्य तरंग अवधारणा से बोर का जो द्वितीय अभिकृत थी, जिसे हम बोर का क्वांटम प्रतिबंध भी कहते हैं, उसकी व्याख्या डी ब्रोगली नामक वैज्ञानिक ने किस प्रकार से की। ठीक है बच्चों, इससे पहले वाली क्लास में हमने आयनन ऊर्जा के बारे में पढ़ा, आयनन विभव के बारे में पढ़ा, उत्तेजन ऊर्जा के बारे में पढ़ा, उत्तेजन विभव के बारे में पढ़ा। ठीक है ना? वहां तक हमारा पोर्शन अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए। और आज ये हमारा, ये मान के चलो, इस जो चैप्टर है इसका ये लास्ट यूनिट है, लास्ट टॉपिक है, सॉरी। ठीक है, उसके बाद हमारा 14वां चैप्टर फिनिश हो जाएगा। उसके बाद में हम जम करके पहले बुक के एग्जाम्पल सोल्व करेंगे, फिर बुक के पीछे के हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व करेंगे। उसके बाद में हम चर्चा करेंगे उन क्वेश्चनों की जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, पूछे हुए हैं। ठीक है बच्चों, तो पहले तो जल्दी से क्लास को आप शेयर कर दीजिए। ठीक है, लाइक कमेंट करने में आप कोई भी कंजूसी नहीं करना चाहिए। ठीक है ना? जल्दी से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, अब देखिए बच्चों, अपन बात करते हैं नील्स बोर के परमाणु मॉडल की कमियां या सीमाएं। लेकिन उसकी बात करने से पहले हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक और ऊर्जा के बारे में पूछ लिया जाता है। और वो बच्चों कौन सी ऊर्जा होती है? बंधन ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? बंधन ऊर्जा के बारे में पूछ लिया जाता है। बाइंडिंग एनर्जी के बारे में पूछ लिया जाता है कि जो हमारे पास में जो बंधन ऊर्जा होती है हाइड्रोजन परमाणु के लिए, वो हम कैसे कैलकुलेट कर पाते हैं, या किसी परमाणु के लिए बंधन ऊर्जा हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो याद रखना बच्चों, जो बंधन ऊर्जा होती है वो क्या होती है? ई बाइंडिंग एनर्जी किसकी इक्वल होती है? टोटल एनर्जी की माइनस टोटल एनर्जी En। मतलब मैं जिस कक्षक के बारे में बात करूं, पहले के लिए, दूसरे के लिए, तीसरे के लिए, ठीक है ना, उसकी हम जिस भी का ऊर्जा स्तर की या कक्षक की बात कर रहे हैं, उसकी बाइंडिंग एनर्जी हम इस फॉर्मूले के सहायता से निकाल सकते हैं। और बच्चों, अगर हाइड्रोजन है, अगर हाइड्रोजन परमाणु है और उसके मूल ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी बच्चों कितनी होगी? आपको पता है मूल ऊर्जा स्तर E1 होता है, उसके अंदर है हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस में, क्योंकि ये ऑलरेडी नेगेटिव होती है, तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो बच्चों, मूल ऊर्जा स्तर के अंदर जो हाइड्रोजन एटम है, उसकी जो बंधन ऊर्जा होती है, या मूल ऊर्जा स्तर के अंदर जो हाइड्रोजन परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, परमाणु नहीं इलेक्ट्रॉन, उस इलेक्ट्रॉन की बंधन ऊर्जा हमारे पास में कितनी आ जाएगी? प्लस की 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी प्रकार से बच्चों हम और ऊर्जा स्तरों की बाइंडिंग एनर्जी का भी क्या कर सकते हैं? पता लगा सकते हैं, बंधन ऊर्जा का। ठीक है ना? अब ध्यान से समझिएगा, नील्स बोर के परमाणु मॉडल की क्या कमियां हैं। बच्चों, नील्स बोर का परमाणु मॉडल अभी तक जो मैं बात करूं, रदरफोर्ड, थॉमसन मॉडल, इन सभी मॉडलों में सर्वश्रेष्ठ साबित हुआ। और नील्स बोर ने ही अपने परमाणु मॉडल से रदरफोर्ड की कमियों को दूर किया था। और बच्चों, परमाणु के स्थायित्व की क्या की थी? व्याख्या की थी। इन्होंने क्लियर किया था कि जब परमाणु नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षा में गति करता है, तो ना तो विकिरण का उत्सर्जन करता है और ना ही क्या करता है? अवशोषण करता है। इसलिए उसकी ऊर्जा में कोई कमी या हानि नहीं होती है, इसलिए वह नाभिक में नहीं गिरता है। ठीक है, इस प्रकार से नील्स बोर ने हाइड्रोजन के, या फिर मैं कहूं परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या की थी। और दूसरी बात है बच्चों, हाइड्रोजन का जो रेखीय स्पेक्ट्रम था, उसकी व्याख्या भी नील्स बोर नामक वैज्ञानिक ने ही की थी। ठीक है,
लेकिन उसके बाद में भी बच्चों कुछ कमियां रह गई थी, जिसके बारे में नील्स बोर नामक वैज्ञानिक नहीं बता पाए। वो कमियां क्या थी, आज उनके बारे में बच्चों हम यहां पढ़ेंगे। और बच्चों, रदरफोर्ड मॉडल की कमियां हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछी जा चुकी है। तो बच्चों, नील्स बोर के परमाणु मॉडल की कमियां पूछने का पूरा चांसेस बनता है, ठीक है ना। ये बात आप अच्छे से ध्यान रखना। तो बच्चों, नील्स बोर का जो परमाणु मॉडल था उसकी क्या कमियां हैं? इसकी कमियां निम्न है, हम जिसकी पॉइंट वाइज क्या करते हैं बच्चों, चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात बच्चों, जो नील्स बोर का जो परमाणु मॉडल है वह केवल और केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु या आयनों पर ही क्या होता है, लागू होता है। एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु या आयनों पर लागू नहीं होता है। ये बात क्लियर होनी चाहिए। तो पहला इसकी कमी है कि यह मॉडल केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु या आयनों जैसे हमारे पास में हीलियम पॉजिटिव, लिथियम डबल पॉजिटिव या +2, ठीक है, या फिर बेरिलियम +3, बोरॉन +4, ठीक है ना। आपको यहां पर ये मेरे साथ बहस नहीं करनी है कि सर पॉसिबल है क्या ये बोरॉन +4 भी स्टेबल है क्या, ठीक है ना। ये सभी बातें केमिस्ट्री की है, ठीक है ना। हम ये देख रहे हैं कि ये मॉडल केवल उन परमाणु या आयनों पर लागू होगा जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितना हो, एक हो। एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु या आयनों पर लागू होता है। जैसे यह मॉडल केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु या आयनों पर क्या होता है बच्चों, लागू होता है। क्या होता है, लागू होता है। दो या दो से अधिक, या मैं कहूं 2 इलेक्ट्रॉन या उससे अधिक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु या आयनों पर लागू नहीं होता है। ये बात आपको अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। दूसरी बात करूं मैं, ठीक है। तो दूसरी बात बच्चों हमारे पास में क्या आती है कि जो नील्स बोर का जो परमाणु मॉडल था, उसके अंदर बच्चों दूसरी अभिगृत थी। और दूसरी अभिगृत नील्स बोर ने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन का कक्षीय कोणीय संवेग क्या होता है, h/2π का बच्चों क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। और बच्चों इसको क्या कहा गया था, बोर का क्वांटम प्रतिबंध भी कहा जाता है। ये बात याद रखना। जो दूसरी अभिगृत क्या थी नील्स बोर के परमाणु मॉडल की, कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनमें इनका कक्षीय कोणीय संवेग h/2π का क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। और बच्चों, इस अभिगृत को क्या कहा जाता है, नील्स बोर का क्वांटम प्रतिबंध कहा जाता है। लेकिन बच्चों, नील्स बोर नामक वैज्ञानिक ने स्पष्ट नहीं कर पाए, इसकी व्याख्या नहीं कर पाए कि ये होता है तो कैसे होता है। ये अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाए। इसकी व्याख्या बच्चों बाद में किसने की थी, किस वैज्ञानिक ने की थी बच्चों, डी ब्रोगली नामक वैज्ञानिक ने की थी। तो बच्चों, जो नील्स बोर है उसके परमाणु मॉडल की दूसरी कमी हमारे पास में क्या निकल करके आती है कि यह मॉडल ध्यान से समझिएगा। जो नील्स बोर का जो परमाणु मॉडल है वो कोणीय संवेग के क्वांटीकरण की व्याख्या नहीं कर
सका। ये बात आप अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा कि जो नील्स बोर नामक वैज्ञानिक थे वो इस बात को नहीं समझा सके कि जो इलेक्ट्रॉन का कक्षीय कोणीय संवेग होता है वो h/2π का पूर्ण गुणज कैसे होता है, इसकी व्याख्या बच्चों नहीं कर पाए। ठीक है ना, ये बात आप अच्छी तरीके से ध्यान रखना। उसके बाद में बच्चों क्या होता है, नील्स बोर नामक वैज्ञानिक यह इस बात को भी नहीं समझा पाए। इन्होंने जब हाइड्रोजन के रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या की थी तो बच्चों जब उन्हें स्पेक्ट्रम जो प्राप्त स्पेक्ट्रमी रेखाएं थी उन स्पेक्ट्रमी रेखाओं को बहुत ही अधिक विभेदन क्षमता वाली जब सूक्ष्मदर्शी से देखा गया तो वो रेखाएं थी वो बहुत पास पास नजर आ रही थी, रेखाओं का समुच्चय नजर आ रहा था, जिन्हें बच्चों रेखाओं की सूक्ष्म संरचना कहते हैं। और बच्चों नील्स बोर नामक वैज्ञानिक इन सूक्ष्म संरचनाओं को नहीं समझा पाए थे। ठीक है ना, तो ये भी याद रखना। नेक्स्ट कमी हमारे पास में क्या निकल करके आती है कि यह मॉडल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में सूक्ष्म संरचनाओं की व्याख्या नहीं कर सका। किसकी व्याख्या नहीं कर सका? सूक्ष्म संरचनाओं की व्याख्या नहीं कर सका। ये बात आप अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट कमी आती है, यह मॉडल स्पेक्ट्रमी रेखाओं में या स्पेक्ट्रमी रेखाओं में पाई जाने वाली सूक्ष्म संरचना की व्याख्या या सूक्ष्म संरचना को नहीं समझा सका या फिर मैं कहूं इन सूक्ष्म संरचनाओं की व्याख्या नहीं कर सका। ठीक है, नेक्स्ट दूसरी बात बच्चों, इन्हें जो हाइड्रोजन का जो रेखीय स्पेक्ट्रम था उस रेखीय स्पेक्ट्रम में जो रेखाएं प्राप्त हो रही थी, स्पेक्ट्रमी रेखाएं प्राप्त हो रही थी, उन रेखाओं की तीव्रता के बारे में भी नील्स बोर नामक वैज्ञानिक नहीं समझा सके। उनकी तीव्रता की व्याख्या भी नील्स बोर नामक वैज्ञानिक नहीं कर सके। तो ये बात याद रखना, यह मॉडल है हाइड्रोजन जो स्पेक्ट्रमी रेखाएं हैं या हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम था उसमें जो स्पेक्ट्रमी रेखाएं होती हैं उनकी तीव्रताओं की व्याख्या भी नहीं कर सका। तो यह मॉडल है स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तीव्रता की व्याख्या भी नहीं कर सका। मतलब ये दोनों बात नहीं समझा पाए कि जो हाइड्रोजन का जो रेखीय स्पेक्ट्रम प्राप्त हो रहा है उस रेखीय स्पेक्ट्रम में जो बारीक सूक्ष्म संरचनाएं प्राप्त हो रही थी, रेखाओं का जो समुच्चय प्राप्त हो रहा था, जिसे अधिक विभेदनकारी सूक्ष्मदर्शी से देखने पर ही दिखाई दिए। और जब इनको देखा तो इन सूक्ष्म संरचनाओं के बारे में नील्स बोर नामक वैज्ञानिक से पूछा गया तो वो इस बात को नहीं समझा सके कि ये कैसे प्राप्त हुई है। ठीक है, और बच्चों दूसरी बात, यह मॉडल इन स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तीव्रता की व्याख्या भी नहीं कर सका। ये बात आप अच्छी तरीके से ध्यान रखिए। ठीक है, नेक्स्ट कमी क्या आती है बच्चों कि यह मॉडल जीमान प्रभाव व स्टार्क प्रभाव की व्याख्या भी नहीं कर सका। ये बात आप अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा कि जो नील्स बोर का जो परमाणु मॉडल था बच्चों वो जीमान प्रभाव की व्याख्या भी नहीं कर सका और बच्चों स्टार्क प्रभाव की व्याख्या भी नहीं कर सका। याद रखना, जीमान प्रभाव के बारे में सबसे पहले जीमान नामक वैज्ञानिक ने बताया, इसलिए इसे जीमान प्रभाव कहते हैं। और स्टार्क प्रभाव के बारे में सबसे पहले स्टार्क नामक वैज्ञानिक ने बताया।
तो उसी के सम्मान में इस प्रभाव का नाम क्या रखा गया? स्टार्क प्रभाव रखा गया। अब आप कहोगे सर ये जीमान प्रभाव और स्टार्क प्रभाव क्या होता है? क्या होता है? तो बच्चों ध्यान से समझिएगा कि क्या होता है। जो हाइड्रोजन का जो रेखीय स्पेक्ट्रम था, उस रेखीय स्पेक्ट्रम में बच्चों जो हमें ये सूक्ष्म लाइनें प्राप्त हो रही थी बच्चों, यदि इन सूक्ष्म लाइनों पर अगर हम चुंबकीय क्षेत्र अप्लाई करें या इन्हें लाइनों के पास हम चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति कर दें, तो ये लाइनें बच्चों क्या हो जाती हैं? विभक्त हो जाती हैं, अलग अलग विभक्त हो जाती हैं, इनका विपाटन हो जाता है। तो बच्चों याद रखना, जो स्पेक्ट्रमी रेखाएं हैं, बस मेन कॉन्सेप्ट है, अगर स्पेक्ट्रमी रेखाएं हैं, स्पेक्ट्रमी रेखाओं का चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में विपाटन हो जाना, विभाजन हो जाना, तो क्या कहलाता है? जीमान प्रभाव कहलाता है। और विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में विपाटन हो जाना बच्चों क्या कहलाता है? स्टार्क प्रभाव कहलाता है। क्या कहलाता है? स्टार्क प्रभाव। ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है। हमको जो स्पेक्ट्रमी रेखाएं प्राप्त हुई थी बच्चों, अगर इन स्पेक्ट्रमी रेखाओं को चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में रखा जाए, तब ये विभाजित हो जाती हैं, विपाटित हो जाती हैं, फैल जाती हैं। और बच्चों इस प्रभाव को क्या कहते हैं? जीमान प्रभाव। अगर ये विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में फैलती हैं, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में इनका विपाटन होता है, तो बच्चों उसको हम क्या कहते हैं? स्टार्क प्रभाव कहते हैं। तो ये बात क्लियर है ना कि जीमान प्रभाव और स्टार्क प्रभाव किसे कहते हैं? इसकी खोज जीमान नामक वैज्ञानिक ने की, इसकी खोज स्टार्क नामक वैज्ञानिक ने की। लेकिन बच्चों जो नील्स बोर नामक वैज्ञानिक थे, वो जीमान प्रभाव और स्टार्क प्रभाव की व्याख्या नहीं कर सके कि ये जो विपाटन हुआ है वो कैसे हुआ है। तो ये भी बच्चों इनकी क्या थी? एक कमियां थी। ठीक है ना? ये बात आप अच्छी तरीके से बच्चों क्या करना, ध्यान रखना। ठीक है। उसके बाद में बच्चों नेक्स्ट कमी, जो नील्स बोर नामक वैज्ञानिक थे, उनकी अगली कमी क्या आती है? देखो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात बताई। और वो बात बच्चों क्या बताई? ध्यान से समझिएगा, आपको अच्छी तरीके से पता है। इन्होंने एक बात और बताऊं मैं आपको बच्चों, कि नील्स बोर नामक वैज्ञानिक ने जो रदरफोर्ड था, रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक परमाणु की स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सके थे। रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु अस्थायी होता है, लेकिन नील्स बोर ने परमाणु की स्थायित्व की व्याख्या की थी। कैसे की थी? कि जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षा में गति करता है, तो ना तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है और ना ही ऊर्जा का अवशोषण करता है। ठीक है ना? लेकिन इसके बारे में भी बच्चों उनका कोई ठोस सबूत नहीं था उस टाइम में उनके पास में। ठीक है ना? बाद में तो ये बातें क्लियर हो गई थी कि जब ही इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन और अवशोषण कब करता है। ठीक है ना? अब एक बात और ध्यान रखना कि जो यह मॉडल है ना, वो हमें ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन की कक्षाएं कैसी होती हैं, कैसी मानी गई इस मॉडल के अंदर बच्चों? वर्ताकार कक्षा मानी गई। इस मॉडल में इलेक्ट्रॉन की कक्षाएं कैसी मानी गई? वर्ताकार मानी गई। जबकि वास्तव में आपको पता है बच्चों, अगर कोई इलेक्ट्रॉन, अगर कोई त्वरित आवेशित कण अगर वर्ताकार पथ में, या फिर मैं कहूं बच्चों किसके बारे में? व्युत्क्रम बलों के बारे में। तो व्युत्क्रम बल हमें ये कहते हैं कि अगर कोई भी त्वरित आवेशित कण अगर वो गति करता है, तो उसका पथ वर्ताकार नहीं हो सकता। वर्ताकार नहीं हो सकता तो कैसा होता है बच्चों? धीरक वर्ताकार होता है। तो बच्चों नील्स बोर ने ये माना कि इस मॉडल के अंदर ये माना था कि जो परमाणु होते हैं उसकी जो कक्षाएं होती हैं जिनमें वो चक्का लगाता है, वो कैसी मानी गई? वर्ताकार मानी गई। जबकि वास्तव में ये कक्षाएं कैसी होती हैं बच्चों? ये कक्षाएं कैसी होती हैं?
दीर्घ वर्ताकार होती हैं। कैसी होती हैं? दीर्घ वर्ताकार होती है। ये बात आप अच्छे से ध्यान रखना। कैसे होती है? दीर्घ वर्ताकार होती है। ठीक है ना, ये बात याद रखना। नेक्स्ट बच्चों, सातवीं कमी हमारे पास में क्या आती है? बच्चों नील्स बोर ने क्या बताया? नील्स बोर ने ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर क्या करता है? चक्कर लगाता है। क्या लगाता है बच्चों? चक्कर लगाता है। ठीक है ना, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन दो प्रकार की गति करता है। बच्चों इलेक्ट्रॉन है वह नाभिक के चारों ओर भी गति करता है बच्चों, और दूसरी बात यह इलेक्ट्रॉन स्वयं अपने अक्ष पर भी क्या करता है? गति करता है। ठीक है ना, ये कक्षीय गति भी करता है और बच्चों घूर्णन गति भी करता है। ये दोनों प्रकार की गति करता है। ये बात आप अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है ना, तो ये बात अभी आप याद रखोगे। इस मॉडल के अनुसार जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है? नाभिक के चारों ओर घूमता हुआ माना गया, चक्कर लगाता हुआ माना गया, जबकि वास्तव में इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पर भी क्या करता है? घूमता है। ठीक है ना, ये बात भी आप याद रखना। इस मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता हुआ माना गया। ठीक है ना, ये माना गया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षा में क्या करते हैं? गति करते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पर भी स्वयं क्या करते हैं? घूर्णन गति करते हैं। कैसी गति करते हैं? घूर्णन गति करते हैं। ये बात भी बच्चों याद रखना। और नेक्स्ट कमी क्या थी बच्चों नील्स बोर के परमाणु मॉडल की? इस मॉडल में बच्चों नाभिक को क्या माना गया? इस मॉडल में नाभिक को क्या माना गया बच्चों? स्थिर माना गया। क्या माना गया? नाभिक को स्थिर माना गया। स्थिर माना गया, जबकि वास्तव में नाभिक भी अपने अक्ष पर गति करता है। क्या करता है बच्चों? गति करता है। ये बात आप अच्छी तरीके से ध्यान रखना। इस मॉडल में नाभिक को स्थिर माना गया, जबकि वास्तव में नाभिक भी अपने अक्ष पर क्या करता है बच्चों? गति करता है। ये बात आप अच्छी तरीके से ध्यान रखना। और बच्चों जब नाभिक पर अपने अक्ष पर गति करता है तो हमें एक नई स्पेक्ट्रोस्कोपी का जन्म मिलता है, जिसे हम बोलते हैं NMR। बच्चों इसके बारे में आप कॉलेज लेवल के अंदर पढ़ोगे। जब आप फाइनल ईयर में जाओगे तब वहां पढ़ोगे, यहां पर हम बात नहीं करेंगे। ठीक है ना, तो ये भी आप याद रखना। नील्स बोर ने अपने परमाणु मॉडल में नाभिक को क्या माना गया था? नाभिक को क्या माना था बच्चों? नाभिक को क्या माना था? स्थिर, जबकि वास्तव में नाभिक अपने अक्ष पर क्या करता है? गति करता है। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर करने के अलावा या गति करने के अलावा, कक्षीय गति के अलावा अपने अक्ष पर स्वयं घूर्णन गति भी क्या करता है? घूर्णन गति भी करता है। और इस मॉडल में जो इलेक्ट्रॉन की कक्षाएं वर्ताकार मानी गई, जबकि ये कक्षाएं वास्तव में कैसी होती हैं? दीर्घ वर्ताकार होती हैं। ठीक है ना, और यह मॉडल है वो केवल और केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु या आयनों पर लागू होता है। ठीक है ना, एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु या आयनों पर लागू नहीं होता है। यह मॉडल कोणीय संवेग के क्वांटीकरण की व्याख्या नहीं करता है।
ठीक है ना, कि ये कैसे आया। और बच्चों इसके बारे में सन 1923 के अंदर डी ब्रोगली नामक वैज्ञानिक ने इसका क्या किया था, सत्यापन किया था। और बच्चों जो नील्स बोर नामक वैज्ञानिक थे वो हाइड्रोजन के रेखीय स्पेक्ट्रम में जो स्पेक्ट्रमी रेखाएं प्राप्त हुई थी, उन स्पेक्ट्रम रेखाओं में पाई जाने वाली सूक्ष्म संरचना की व्याख्या भी नहीं कर सके और उन रेखाओं की तीव्रता की व्याख्या भी बच्चों नहीं कर सके। तो ये सभी नील्स बोर के परमाणु मॉडल की क्या है बच्चों, कमियां हैं। बच्चों इन सभी कमियों के अलावा एक और कमी हमारे पास में रह जाती है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा सभी। हाँ, तो बच्चों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके अलावा एक कमी क्या है, एक कमी आप वैसे ही याद रखना बच्चों कि नील्स बोर नामक वैज्ञानिक ने किसी भी वर्ताकार कक्ष में अगर इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है तो बच्चों उसे इलेक्ट्रॉन का वेग क्या होगा, उसकी त्रिज्या क्या होगी, ठीक है ना, उसे इलेक्ट्रॉन की कक्षीय चाल क्या है, कक्षीय जो त्रिज्या है वो क्या है बच्चों, ऊर्जा क्या है, इन सभी की कैलकुलेट कर दी। और जब बच्चों वेग कैलकुलेट कर दिया, त्रिज्या कैलकुलेट कर दिया, तो बच्चों इस मॉडल के अकॉर्डिंग तो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत भी फिर फेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत ये कहता है कि किसी भी एक क्षण पर किसी कण की स्थिति एवं संवेग का निर्धारण एक साथ एक ही दिशा में संभव नहीं है। लेकिन नील्स बोर नामक वैज्ञानिक ने तो ये कर दिखाया, जो वाइल्ड क्या था, गलत था, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं हो सकता था, ठीक है ना, लेकिन फिर भी इन्होंने कैलकुलेशन किया था तो वो गलत था, ठीक है ना। तो ये भी एक कमियां रह गई थी, या फिर मैं ऐसे कहूं मतलब याद रख, यथार्थ मापन संभव नहीं है कि त्रिज्या कितनी होती है, ठीक है ना। तो ये बातें आपको अच्छी तरीके से क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद में बच्चों हमारे पास में एक टॉपिक रह जाता है लास्ट में, वो है हमारे पास में क्या है बच्चों, द्रव्य तरंग से, याद रखना टॉपिक है द्रव्य तरंग से बोर के क्वांटीकरण प्रतिबंध की व्याख्या। और बच्चों यह जो टॉपिक है वो हमारे सिलेबस में क्या हो गया, हट गया है, ठीक है ना। तो ये बात आप अच्छी तरीके से ध्यान रखना। तो यहां पर हमारा क्या हो जाता है, चैप्टर फिनिश हो जाता है बच्चों, क्या हो जाता है, चैप्टर क्लोज हो जाता है। फिर भी अगर मैं आपसे बात करूं तो डी ब्रोगली नामक वैज्ञानिक ने क्या बताया था बच्चों, डी ब्रोगली नामक वैज्ञानिक ने यह बताया यदि कोई इलेक्ट्रॉन वर्ताकार पथ पर गति करता है तो उस वर्ताकार पथ पर गति कर रहे इलेक्ट्रॉन के साथ में एक या गति कर रहे कण के साथ में एक तरंग भी संबंधित होती है, जिन्हें उसने द्रव्य तरंगे नाम दिया। और बच्चों ये द्रव्य तरंगे अपरिगामी तरंगे होती है, जिनके लिए शर्त थी अगर ये वर्ताकार कक्षा में गति कर रहे हैं तो बच्चों इनकी जो तरंग दैर्ध्य लैम्डा है वो इसकी परिधि की क्या थी, पूर्ण गुणज थी। मतलब यहां पर m का मान 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, ऐसा होगा। यहां पर ये विशेष ध्यान रखना कि जो तरंग दैर्ध्य है वो क्या होगी, पूर्ण गुणज होगी। तो यहां से हम लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो लैम्डा की वैल्यू क्या आती है बच्चों, 2πr/n आती है हमारे पास में। और बच्चों आपको पता है डी ब्रोगली नामक वैज्ञानिक के अनुसार आपको पता है कि इसकी जो तरंग दैर्ध्य होगी वो क्या होगी, h/mv। ये समीकरण नंबर 2। तो बच्चों समीकरण 1 व 2 से अगर हम तुलना करते हैं, समीकरण 1 व 2 से तुलना करते हैं तो हमारे पास में क्या आता है, हमारे पास में बच्चों आता है वो क्या निकल करके आता है, 2πr/n इक्वल h/mv। और बच्चों यहां पर हमें क्वांटम प्रतिबंध सिद्ध करना है तो आपको पता है लेफ्ट हैंड साइड में हमें कोणीय संवेग बनाना है, मतलब mvr बनाना है। तो क्रॉस मल्टीपल में ले जाएंगे mvr, यहां से mv को ले गए, यहां पर r है, इस 2π को उठा करके यहां ले जाएंगे, h/2π, इसके बटे में जो n है वो यहां चला जाएगा। तो बच्चों ये क्या आ जाएगा हमारे पास में nh। इस प्रकार से बच्चों ये सिद्ध होता है
कि जो कक्षीय कोणीय संवेग है mvr वो h/2π का क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है, जो हमारे सिलेबस से बिल्कुल हटा दिया गया है, हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास बच्चों हमको यहां तक ही रखते हैं। हमारा ये चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट तौर से फिनिश हो गया है। अब हम आने वाले जो 3-4 क्लास है उनमें हम बच्चों मजे से हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास को ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है, हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है। तो ठीक है बच्चों, आज की क्लास को हम यहीं रखते हैं। तो मिलते हैं फिर अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार।